नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं यूपी लखनऊ से मनीष कुमार नाहर, एडीएम भू अधिग्रहण। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। जी नमस्कार। मनीष जी, सबसे पहले ये बताएं कि फिलहाल क्या जिम्मेदारियां इस वक्त आप संभाल रहे हैं कोविड-19 के दौर में। इस वक्त मैं जो मेरे को दिशा निर्देश मिले हैं जिला अधिकारी महोदय की तरफ से, मैं इस वक्त जो शादी के लिए जो परमिशंस दी जा रही हैं, जो लिमिटेड संख्या में 30 लोगों के लिए जो दी जा रही है, वो परमिशंस मैं ग्रांट कर रहा हूँ। और अभी तक जो अनलॉक 1 था, अनलॉक 1 से लेके और कल तक के लिए जो करीब-करीब मैंने 1971 जो है वो शादी की परमिशंस जो है लखनऊ के लिए जारी की है। और मैं लखनऊ शहरी क्षेत्र के लिए जारी कर रहा हूँ। बाकी देहात में अगर है तो वहाँ के संबंधित एसडीएम्स जो हैं वो परमिशंस इश्यू कर रहे हैं शादी की। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, अप टू गैदरिंग जो है सिर्फ 30 लोगों की गैदरिंग के लिए अलाउ है वो खाली। तो मनीष जी, आपने कहा कि आप अभी परमिशन अलॉट कर रहे हैं और जिस तरह शादियों के लिए आपने काफी परमिशंस दिए हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि हालांकि एक तरफ लोगों को जागरूक इस बात के लिए किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे मौके भी बनाएं या फिर ऐसे चीजों को सुनिश्चित करें जहां गैदरिंग कम हो, उसके बावजूद भी शायद बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैरिज के लिए परमिशन आपके पास आई हैं। नहीं, देखिए, जिसके यहाँ शादी का कार्यक्रम है वो शादी का कार्यक्रम अपना काफ़ी लिमिटेड स्कोप के साथ कर रहे हैं। वो लोग भी अवेयर हैं इस बात को लेके और जागरूक हैं। और मेरे ऑफिस में भी आते हैं, बात करते हैं, तो मैं उनको पर्सनली खुद भी बोलता हूँ कि आप लोग जो भी कोविड की गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो निर्धारित की हैं, या जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, उसको आप बहुत सावधानी से पालन करिएगा। क्योंकि ये महामारी छोटी-मोटी महामारी नहीं है, बहुत वैश्विक स्तर की महामारी है। और इससे खुद को बचाना और सामने वाले को बचाना, सामने वाले से बचना, और ये सारी चीज़ों का एक प्रोटोकॉल है जिसका कि पालन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसका कोई ट्रीटमेंट अभी है नहीं, कोई इलाज है नहीं है। सिर्फ सावधानी, प्रिकॉशन, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र्स यूज़ करना, और समय-समय पे जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा जाता रहा है, उसकी वाइड पब्लिसिटी होती रही है, अखबारों में प्रकाशित होता रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सारी चीज़ें फ्लैश होती रही हैं। तो उससे पब्लिक में अवेयरनेस तो आई है। और वो ये भी जानते हैं कि हम लोगों को अभी आगे आने वाले एक लंबे अरसे तक इसी कोरोना के साथ ही जो है वो हम लोगों को अपना रहना है। तो इससे सावधानी तो रखना ही पड़ेगा, और इसी सब के लिए मैं उन लोगों को जागरूक भी करता हूँ, अपने स्तर से प्रयास करता हूँ कि वो इस तरह का कोई काम ना करें जिससे कि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल। और मनीष जी, इससे पहले भी आप जो ट्रांसपोर्टेशन के मूवमेंट की जिम्मेदारी है वो भी संभालते रहे हैं। मैं आपसे पहले वो अनुभव जानना चाहूंगी जो लॉकडाउन के दौरान रहा था, क्योंकि वहां लोगों की मूवमेंट काफी बढ़ी थी, लोग शुरुआत में बहुत पैनिक भी कर गए थे। तो उस दौरान इस जिम्मेदारी को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, कोई भी आकस्मिक रूप से कोई भी चीज़ हम लोगों के सामने आती है तो उसको प्लान करने में, उसको समझने में थोड़ा बहुत वक़्त लगता है। मैंने भी इसको समझ लिया और समझने के बाद मैंने इसको प्लान किया। प्लान करने के बाद अपने कार्यालय में मैंने ये कोशिश की कि जो भी मेरे कार्यालय में आ रहा है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी के पेरेंट्स कहीं जो है वो बाहर फँस गए हों, या बच्चे फँस गए हों, या किसी को अपना ट्रीटमेंट कराना है, दिल्ली ट्रीटमेंट कराना है, या बाहर कहीं अन्य राज्य में जाके ट्रीटमेंट कराना है, या किसी के यहाँ कोई कैज़ुअल्टी हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनको मूवमेंट पास इश्यू किए। पहले हमारे पास में जो पासेज इश्यू करने की फैसिलिटी थी, वो खाली इंटर डिस्ट्रिक्ट पास जारी करने की थी। तो हम इंटर डिस्ट्रिक्ट पास जारी कर रहे थे, जो ऑनलाइन भी चल रहा था। और कुछ जो इमरजेंसी कंडीशंस जहाँ अप्लाई हो रही थी, वहाँ हमने थोड़ा मैनुअल भी बनाए हैं उन लोगों को, ताकि उनको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में समय ना लगे। और वो अपने जो भी उनका पेशेंट है या जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम
वो मिनिमम समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ, ताकि उनको रिलीफ़ मिल सके। उसके बाद फिर इंटर स्टेट पास भी हमने जारी करना शुरू किया, तो इंटर स्टेट पासेस भी बनाए, लेकिन इन सब में भी हमने काफ़ी जो गाइडलाइंस आए थे उसमें रेस्ट्रिक्ट किया कि छोटी गाड़ी में 1+2 लोग जाएँगे, और उसी तरह से हम लोगों ने उसमें परमिशंस इन लोगों को दिया। तो और इसके अलावा जो बाहर से लेबर यहाँ लखनऊ में आए थे और जिनको अपने राज्यों को जाना था, तो उनके लिए बसेस के लिए भी पासेस हम लोगों ने इश्यू किए। और लेकिन ये सब करते समय हम लोगों ने कोविड से रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली फ़ॉलो अप करवाया, अपने कार्यालय में फ़ॉलो अप करवाया, लोगों को जागरूक किया। जो भी मेरे कार्यालय में आता रहा, एक बार में एक ही व्यक्ति से मैं मिलता था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, सैनिटाइज़र को यूज़ करना, उसको ये भी बताना कि आपने मास्क सिर्फ़ गले में लगा रखा है, इसको पूरा मुँह तक कवर तक अपना करिए इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो लोगों में अवेयरनेस आई और उन्होंने बात को समझने की गंभीरता, जो इसकी जो एक सीरियसनेस जो एक जनरेट हो गई है, उसको समझने की उन्होंने कोशिश भी की। तो प्रयास हम लोगों का यही रहा है कि अ, लोगों को, क्योंकि हम इस ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे स्तर से जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, हम लोग अवेयर कर सकते हैं। प्लस जो लोग इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो नहीं भी मानते हैं, तो उनका फिर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ फिर कार्रवाई का भी प्रोविज़न है, तो कार्रवाई भी की जा सकती है उनके खिलाफ। और मनीष जी, क्योंकि अब 2.0 की गाइडलाइन, अनलॉकिंग 2.0 की गाइडलाइन भी आ चुकी है, तो सबसे पहले बताइए कि इस वक्त मूवमेंट कैसा है, उसके बाद हम नई गाइडलाइन की बात करेंगे। देखिए, मूवमेंट तो अनलॉक 1 से ही मूवमेंट शुरू हो गया, और धीरे-धीरे जो गतिविधियाँ रेस्ट्रिक्ट की जानी थी, वो रेस्ट्रिक्ट की गई हैं। जैसे कि शाम के लिए रात को किसी भी तरह का परिवहन या पब्लिक प्लेस पे निकलना जो है वो प्रोहिबिटेड है, और अभी भी प्रोहिबिटेड है, अनलॉक 2 में भी वो प्रोहिबिटेड है। लेकिन उसमें रात में निकलने में अब जैसे एसेंशियल जो सामान जाना है, या कोई पेशेंट जाना है, या किसी को ट्रैवल करना है, प्लेन से ट्रैवल करना है, या बस से ट्रैवल करना है, या ट्रेन से ट्रैवल करना है, या जाना है, या कोई लोडिंग का कोई व्हीकल जा रहा है, तो उसके लिए कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जा आ सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। और लेकिन उसमें भी लिमिटेड है कि ट्रक में या बड़े बड़े वाहन में सिर्फ 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जाएँगे। और किसी भी पब्लिक प्लेस पे या कहीं से भी रोड से वो उसमें अननेसेसरीली सवारियों को नहीं बैठाएगा, जिससे कि और कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो जाए। फॉर द सेक मान लीजिए दुर्घटना ही कोई घटित हो जाए, या उनमें कोरोना के कोई डिजीज़ हो, या कोरोना के संक्रमित मरीज़ हों, तो वो और कोरोना उसमें फैलने के चांसेस बन जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि उसमें सिर्फ़ 2 ही लोग जाएँगे, एक ड्राइवर होगा, एक उसका क्लीनर होगा। और बाकी तो जैसा कि शायद आपने भी न्यूज़ में सुना ही होगा कि जो लॉकडाउन आपका अनलॉक 2 जो है, उसमें आपका कॉलेजेस है, कोचिंग संस्थान है, और ये स्कूल है, ये सारी चीज़ें ये सब अभी रेस्ट्रिक्ट की गई हैं 31 जुलाई तक। आगे जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से इनको खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, ये हायर अथॉरिटीज़ लेवल पे डिसाइड किया जाएगा इसको। और मनीष जी, जो बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किस किस वजह से जब लोगों को कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर व्हीकल में कितने लोग सवार होंगे, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहता है। तो मैं चाहूंगी कि आप यहां से एक संदेश या फिर लोगों को समझा सके कि आखिर जब सरकार ने गाइडलाइन में तय किया है कि एक बस के अंदर कितने लोग बैठेंगे, कार के अंदर कितने बैठेंगे, टू व्हीलर में कितने बैठेंगे, तो इसके पीछे एक कारण है। क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल या फिर कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे लोग समझ पाए कि गाइडलाइन को फॉलो करना कितना जरूरी है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या अंजाम हो रहे हैं? नहीं, देखिए, गाइडलाइंस का पालन तो करना पड़ेगा, और जो निर्धारित किया गया है मानक, उस जो निर्धारित मानक है, उस मानक के अनुरूप ही उनको यात्रा भी करनी पड़ेगी। ये तो करना पड़ेगा उनको, नहीं अगर वो इस चीज़ को फ़ॉलो अप करते हैं, तो फिर इसमें जगह-जगह जो पुलिस फ़ोर्स लगा हुआ है वो चेकिंग करता है, चेक करके उनको रिस्ट्रिक्ट करता है उसको। क्योंकि
बस में जैसे नॉर्मली बस में 52 सवारियाँ आती हैं, 52 की कैपेसिटी होती है, तो उसको जस्ट हाफ कर लीजिए ताकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक-दूसरे के बीच में जो दूरी जो एक एक निर्धारित दूरी है वो बनी रहे। मास्क लगा रहे, सैनिटाइज़र्स हो, बस भी सैनिटाइज़ हो, सारी चीज़ें हो। तो ये तो करना ये तो देखिए एक चीज़ होती है, एक तो करवाना और एक खुद अवेयरनेस आना। तो लोगों में अवेयरनेस आई है। लोगों ने जो लॉकडाउन पीरियड था, उस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी लोगों ने होम क्वारंटाइन ही रहे, वो अपने घर पे ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले। उनको पता था कि निकलेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। चूँकि आज की परिस्थिति और लॉकडाउन जिस समय था उसकी परिस्थिति में अब अंतर है यहाँ पर। अब इस समय जो आपके कई ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, कई फैक्ट्रीज़ हैं, कई शॉप्स हैं, वो जो खुल रही हैं, तो वहाँ पे भी इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना ज़रूरी है और साथ में सबसे बड़ी चीज़ तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें अवेयरनेस। तो लोगों में अवेयरनेस अपने आप में आएगी क्योंकि उनको ये पता है कि हमें अभी एक एक काफ़ी लंबे समय तक इसके साथ में रहना है अभी। क्योंकि अभी इसका कोई मेडिसिन तैयार नहीं हुआ है, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है, तब तक जो मैंडेटरी जो प्रोविजंस जो गाइडलाइंस बताई गई हैं जैसे कि मास्क को आप पब्लिक प्लेस पे मास्क लगा के ही जाएं, सैनिटाइजर्स आप यूज़ करें और उसके अलावा दूरी बना के चलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के चलें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और जैसा कि बताया गया है, बार-बार बताया भी जा रहा है कि जितने भी हॉट लिक्विड्स हैं, जो गर्म पेयजल है, गर्म जो भी है चीज़ें पीने वाली, उनको लिक्विड को यूज़ करें और जो काढ़ा वगैरह बनाते हैं, वो काढ़ा पिएँ उस तरह से। तो ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं और इनसे बचा जा सकता है। तो ये पब्लिक में अवेयरनेस आई है और मैं तो उम्मीद करूँगा कि और अच्छा इसमें बेस्ट से बेस्ट हम लोग अपना जो है वो आउटपुट दे सकें ताकि लोगों में ये बीमारी ना फैले और हम लोग जल्दी से जल्दी इससे निजात पा सकें। बिल्कुल। और मनीष जी, क्योंकि आपने बताया कि इस वक्त आप शादियों के लिए भी परमिशन अलॉट कर रहे हैं और मूवमेंट पासेस भी आपने काफी अलॉट किए हैं, तो इस दौरान जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, मान लीजिए अगर शादी में जो एक पर्टिकुलर गैदरिंग का नंबर है, अगर उससे ज्यादा लोग पाए जाते हैं, तो इन पर क्या कार्रवाई होती है? अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? क्या इसका भी कुछ आंकड़ा आप हमें बता सकते हैं? देखिए, मैं जो भी शादी की परमिशन जारी कर रहा हूँ, उस परमिशन की एक कॉपी मैं संबंधित थाने को भी भेजता हूँ, पुलिस स्टेशन को भी भेजता हूँ, ताकि पुलिस को ये पता लग जाए कि फलाँ डेट में, फलाँ जगह, फलाँ वेन्यू पर जो है वो मैरिज का फंक्शन ऑर्गेनाइज़ होना है। तो पुलिस स्वतः ही जाके वहाँ उनको अवेयर करती है और बता देती है। तो अभी तक तो ऐसा कोई नोटिस में नहीं आया है, ऐसी चीज़ कोई प्रकाश में नहीं आई है कि कहीं वायोलेशन किया हो या उल्लंघन किया हो। तो अ, लोगों ने पालन किया है इसका, लोगों ने पालन किया है और लोग बाग कहते हैं कि सर हम तो हम 5 और कम 5 लोगों को ले जाएँगे हम 30 भी नहीं ले जाएँगे, हम 5 लोग और कम कर लेंगे। इसी तरीके से किसी की बारात कहीं बाहर जानी है, मैं बाहर आउट स्टेशन पे मैरिज होना है, दूसरे ज़िले में जाना है, तो वहाँ भी जाने के लिए मैंने लोगों को कहा, मैंने कहा कि आप लोग असेंबल्ड होके मत जाइए, आप लोग स्कैटर्ड होके जाइए और एक गाड़ी में वही 1+2 या 1+3 जो बड़ा व्हीकल है उसमें 1+3 या 1+2 इस तरह का मानक निर्धारित करके आप 5-6 गाड़ियों में आप लोग चले जाइए। तो उन्होंने बात को समझा, बात की गंभीरता को समझा और समझने के साथ-साथ उसका पालन भी किया उन्होंने। तो ये एक अच्छा मैसेज है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है ये इस चीज़ को लेके और लोग बाग भी इस बात को लेके चिंतित हैं कि कब हम लोग इससे जो है इस महामारी से, इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से हम लोग मुक्ति पा सकें। सही। ये हम लोगों की जो टीम जिला प्रशासन की टीम थी लखनऊ की, सभी एडीएम साहिबान, सभी एसडीएम, सभी एसीएम्स, सब लोगों ने हमारे जिला अधिकारी और जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनका काफ़ी कुशल निर्देशन, कुशल मार्गदर्शन और एक तरह से इंस्पिरेशनल जो उनकी अप्रोचेज़ रही हैं, वो हम लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं और हम लोग
कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, उसका पालन कराते हुए अपना कार्य करने में सक्षम हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जनसत्य न्यूज से जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार, थैंक यू। तो ये थे जिन्होंने बताया मनीष जी ने कि किस तरह से इस वक्त शादियों में कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, कैसे उन्हें जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये जागरूकता अभियान चलाना लोगों के बीच हर स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हाल ही में जो घटना घटी पटना में, जहां एक शादी समारोह में लोग इकट्ठे हुए, तकरीबन 30 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए और दूल्हा भी कोरोना संक्रमित होकर 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यही होता है जब सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाए। तो इसलिए गाइडलाइन का आप सभी लोग पालन करें, सुरक्षित रहें और इसी तरह आगे भी बातचीत आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।